स्वागत साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग के सीटेट के एग्जाम 29 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो आपका पेपर 2 होता है साइंस उसमें और जो साइंस सब्जेक्ट है आपका उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं पेपर 2 में साइंस वाले सब सेक्शन में उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर देखें, क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही बनते हैं और कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो अब ये समय आ चुका है प्रैक्टिस करने का, तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है क्या है हमारा, दोपहर 8:30 बजे ओडोमीटर 5,845 किलोमीटर मापता है। यदि ओडोमीटर 5,890 किलोमीटर दोपहर के 9 बजे मापता है तो वाहन की गति क्या होगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ओडोमीटर क्या होता है। ये जो आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी कितनी देर में कितने किलोमीटर चली है उसको मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8:30 बजे। तो 8:30 बजे आप देख रहे हैं ओडोमीटर में जो आपकी डिस्टेंस दिखा रही थी वो दिखा रही थी 5,845 किलोमीटर। और वही 9 बजे मतलब कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद ये जो आपका ओडोमीटर था ये कितना दिखा रहा था, 5,890 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि इस 30 मिनट में जो आपका जो डिस्टेंस कवर हुई है कितनी हुई है, वो आप क्या करेंगे 5,890 में से 5,845 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो आपके 30 मिनट में कवर हुई है। और आपकी पूछिए वाहन की गति क्या होगी। गति का मतलब क्या पूछा गया आपसे, स्पीड पूछा गया है। और स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी कितनी है 45 किलोमीटर और समय कितना है आपका 30 मिनट। क्योंकि हम इसको सेकंड में इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि आप अगर ऑप्शन में देखेंगे सभी ऑप्शंस में क्या दिया गया है, मिनट दिया गया है। तो यहाँ से हम काट देंगे 15 दूनी 30, 15 तिया 45 यानी 3/2 और 2 से 3 काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक हम तो 5 यानी 1.5 किलोमीटर पर मिनट। तो 1.5 कौन सा है, ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या हमारा, देखते हैं। विटामिन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फॉलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटेनॉइड्स, फाइटोकेमिकल्स और प्रति उपापचयक से भरे हुए हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं और इतनी सारी चीज़ें किसी एक में पाए जाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा होता है उसको केवल माँ का दूध ही प्राप्त होता है और दूध के द्वारा ही जो छोटा बच्चा है वो सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। तो जब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपको दिए गए हैं, विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन वगैरह वगैरह, तो ये केवल और केवल आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नहीं कि दूध से बने जो उत्पाद होते हैं उन्हीं से प्राप्त होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, जामुन, जामुन से मान लो इनमें से कोई एक न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट मिलना पॉसिबल नहीं है। जो गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग होते हैं इसमें आयरन की कमी को दूर करने के लिए आयरन पाया जाता है। साबुत अनाज होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। सारी चीज़ें केवल और केवल डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी उत्पाद होते हैं, उन्हीं में आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है स्टेट क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़िएगा, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पढ़िए, पहला क्या है, एक आपके सामने स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन दिया है और आपको बताना है फिर नीचे दिए गए में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता के खाद्य तेल के रूप में दर्ज किया गया। अच्छी गुणवत्ता मतलब कि इसकी जो क्वालिटीज हैं वो अच्छी गुणवत्ता के कैटेगरी में आती है। और रीजन क्या बताया गया है, इसमें असंतृप्त बसा अम्ल की उच्च मात्रा होती है। असंतृप्त का मतलब होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और एक होता है आपका सैचुरेटेड। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक फैट है या जो ऑयल है वो आपका सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड जो आपका ऑयल होता है वो कहीं ना कहीं हमें बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कंपेरिजन टू अनसैचुरेटेड से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता के खाद्य तेल के रूप में किस लिए माना जाता है, क्योंकि वो असंतृप्त वसा अम्ल की उच्च मात्रा पाई जाती है। तो यानी कि जो आपका अभिकथन ए सही है और उसका जो रीजन बताया जा रहा है ये भी सही है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, पढ़िए। इन जो आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और बताना है आपको कौन सा सही है। पादप बाष्प को वायुमंडल में बाष्पोर्जन द्वारा छोड़ते हैं। पादप मतलब कौन, प्लांट्स। तो आपको पता होगा प्लांट्स में जो बाष्प होती है यानी कि वेपर, क्योंकि आपको पता है कि जो पत्ते प्लांट्स की पत्तियां होती हैं उनमें पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा जो प्लांट्स हैं आपका क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और उत्सर्जन के द्वारा जो प्रक्रिया होती है वाष्पोर्जन, वो कहाँ पे पहुंच जाती है, वायुमंडल में आपकी वाष्प पहुंच जाती है। तो यानी जो पहला स्टेटमेंट है ये भी सही है। अगला दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या,
रेजिन एक पादप उत्पाद है। बिल्कुल, पहले तो आपको पता होना चाहिए रेजिन क्या होता है। जैसे अक्सर आपने प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में अक्सर क्या होता है, कुछ रिसाव होते रहते हैं जिसको हम गाद भी कह देते हैं, कभी कभी कह देते हैं कि प्लांट का ये मिल्क निकल रहा है। तो ये होते क्या एक्चुअली में, ये रेजिन होता है, और जो कि किससे प्राप्त होता है, प्लांट से ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन जो मतलब स्टेटमेंट सेकंड है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा पढ़ेंगे, अपुष्पी पादप बीज द्वारा प्रवर्धित होते हैं। ध्यान देखिए, अपुष्पी, अपुष्पी का मतलब क्या होता है, फ्लावरलेस, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, वो बीज द्वारा, बीज मतलब सीड्स के द्वारा ग्रो करते हैं। नए जो आपके प्लांट है वो सीड के द्वारा आएंगे? जी बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें आपको पता होना चाहिए, जब फ्लावर ही नहीं होगा तो सीड का निर्माण कैसे होगा। तो वो कटिंग बडिंग और भी सही कई सारी प्रोसेस होती है जिनके कारण से नए प्लांट्स आपके बनते हैं। तो यानी कि जो फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, इनका जो प्रवर्धन है, यानी जो नए प्लांट्स आपके ग्रो होंगे, वो सीड के द्वारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विदाउट फ्लावर आपके सीड बनेंगे ही नहीं। तो यानी जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट था ये सही है, लेकिन तीसरा गलत है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे पढ़ते हैं, सॉरी 5 पे पढ़ते हैं। क्या है, ध्वनि तरंगों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स पढ़ते हैं। ध्वनि तरंग प्रकृति में, यानी जो आपकी साउंड वेव्स का जो नेचर होता है वो अनुदैर्घ्य होता है। ये बिल्कुल सही बात है। आपको पता है तरंगें दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और जो आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है, इनमें लाइट वेव आ जाती है आपकी, और जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है इसमें आपकी साउंड वेव आ जाती है। साउंड वेव यानी कि ध्वनि वेव, तो यानी अनुदैर्घ्य होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है कथन। दूसरा पढ़ेंगे, आसुत जल यानी कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, ध्वनि की गति समुद्र जल में ध्वनि की गति से अधिक होती है। देखो, अगर वाटर भी कई प्रकार का है, और यहाँ पे दो प्रकार का दिया गया है, एक आपका दिया डिस्टिल्ड वाटर और एक आपका दिया गया ओशियन वाटर, ओशियन वाटर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि आसुत जल में जो ध्वनि की गति होती है वो समुद्र जल में ध्वनि की गति से अधिक होती है, जी नहीं, ये कथन गलत है। अब आपको ये टेबल पढ़नी पड़ेगी कि किसमें कितना ज़्यादा होता है। अगर हम आपसे बात करेंगे, जो आपका आसुत जल होता है यानी डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसमें जो आपकी स्पीड होती है साउंड की, वो होती है 1419 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टिल्ड वाटर में साउंड की स्पीड होती है। और जो आपका समुद्र का पानी होता है, इसमें होती है 1531 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा। तो समुद्र के पानी में जो साउंड की स्पीड है वो 1531 मीटर पर सेकेंड है, और डिस्टिल्ड वाटर में 1498 है। तो किस में ज़्यादा होगी, समुद्र जल में ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे आसुत जल की बात हो रही है, जो दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 1 है केवल आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, नीचे दिए गए ऊन के प्रसंस्करण में के चरण दिखाए गए हैं, और आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही होगा। तो देखो, सबसे पहले ऊन की कटाई होती है। चारों ही कथनों में, चारों ही स्टेटमेंट में ये बात देखी, ऊन की कटाई होती है, बिल्कुल सही बात है। ऊन की कटाई के बाद क्या होता है, ऊन की कटाई के बाद आपका आता है अभिमार्जन, यानी कि पहला पहला आपका क्या होगी, कटाई हो गया। ठीक है, उनकी जो कि किससे करी जाती है, जो आपकी भेड़ होती हैं उनसे क्या होती है, उनकी कटाई होती है। उसके बाद फिर इनका किया जाता है अभिमार्जन, मतलब धुनाई जाने की जो प्रक्रिया होती है वो अभिमार्जन कहलाती है। फिर इसकी होती है छटाई, मतलब कि अच्छे से धुला जाता है इनको। ठीक है, और धुलने के बाद फिर इसकी जो आपकी गांठें टाइप की बनती है, फिर उनकी दोबारा से छटाई की जाती है। छटाई करने के बाद अब जो हमारे पास स्वेटर बनकर आते हैं वो एक ही कलर के तो होते नहीं, कई प्रकार के रंगों के होते हैं। तो जब छटाई की प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद इनकी रंगाई की जाती है, और रंगाई करने के बाद इनके एक बंडल बना दिया जाता है, यानी रोलिंग कर दिया जाता है। तो अब आपको ये क्रम देखना है, कटाई, अभिमार्जन, छटाई, फिर इसका जो बना बर की छटाई, फिर आपका रंगाई, और फिर लास्ट में आपकी रोलिंग। तो जो ऑप्शन सेकंड है यही आपका क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन सेकंड सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गलत कथनों को पहचान कीजिए। गलत कथन की बात हो रही है यहाँ पे। पहला कथन पढ़ेंगे, क्या, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, और छूने में साबुनी होते हैं, मतलब सोपी। सोपी का मतलब क्या होता है, झाग सा प्रतीत होता है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट आपका पहला। लेकिन गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाला पढ़ेंगे स्टेटमेंट, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और रेड, और जो आपके बेस यानी क्षार होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे, अम्लीय यानी कि एसिडिक, क्षारकीय यानी कि बेसिक, तथा उदासीन विलयन, मतलब कि जिनका जो पीएच वैल्यू होता है वो बिल्कुल क्या होता है, बैलेंस होता है 7 पे, जो कि जल का होता है।
विभिन्न रंग दर्शाने वाले पदार्थों के विलयन संकेतक कहलाते हैं। यानी कि जो अम्ल और क्षार होते हैं ये किसका काम करते हैं, संकेतक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप इससे इससे जो आपके विलेंस होते हैं, जो विलेन होते हैं आपके कौन से अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो चाहे उदासीन हो, इससे हम ये जब अब वो अलग अलग केमिकल के साथ अलग अलग कलर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इंडिकेटर का काम करते हैं। संकेतक को क्या कहा जाता है, इंडिकेटर। और इसी को कहीं कहीं आपको सूचक देखने को भी मिलेगा। किसका नाम देखने को मिलेगा, इंडिकेटर कह दे चाहे संकेतक कह दे चाहे सूचक कह दे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे पढ़िए। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं और लवण सदैव उदासीन रहता है। ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है क्या, कि अम्ल और क्षार, ये तो बिल्कुल सही है कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ये बात आपकी गलत है, क्योंकि जो आपका उदासीन लवण जो बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि जो आपका सॉल्ट होते हैं यानी कि जिनको लवण कहते हैं, ये कभी कभी क्या होता है, एसिडिक नेचर का भी हो सकता है और कभी कभी बेसिक नेचर के भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सदैव वर्ड लगा इसके कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले के तीनों सही है, तो लास्ट ऑप्शन जो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उनको लिया गया है। तो निम्नलिखित में से क्या है, किसको समान जुड़वा बच्चों के विकास और विकास में प्रभाव की खोज के लिए अध्ययन किया जाता है। हाँ, ये आपको जो आपकी जेनेटिक्स, आपको पता होगा क्योंकि जो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो जुड़वा बच्चों के विकास और विकास को प्रभाव की जो खोज होती है कि किस तरीके से जो आपके ट्विंस हैं वो डेवलप होते हैं आपके एम्ब्रायो में, तो और किस प्रकार से उनका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक किस प्रकार से बनते हैं, तो ये सारा सारा डिपेंड किस पे करता है, जीन्स पर डिपेंड करता है। और ये पूरी साइंस जेनेटिक्स के अंतर्गत आती है। तो आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, पढ़िए स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, ठोस पदार्थों में सामान्यतः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। देखिए 3 विधि होती है, यानी कि जो ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं। एक होती है आपकी चालन, दूसरी विधि होती है आपकी संवहन, और तीसरी विधि होती है आपकी विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो इन 3 विधियों से क्या होता है कि ऊष्मा का संचरण बड़े आसानी से हो जाता है। तो देखते हैं क्या पूछा गया। ठोस पदार्थों में सामान्यतः जो ऊष्मा का संचरण है वो किसके द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। चालन विधि का मतलब होता है कि आपस में अगर जैसे आपका जो लोहे की रॉड है, अगर यहाँ से गर्म होना स्टार्ट होगी, धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पर भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो विधि होती है ऊष्मा स्थानांतरण की, इस विधि को कहा जाता है चालन विधि। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पर ये जो आयरन की रॉड है, मतलब लोहे की रॉड है जो कि सॉलिड है, और यहाँ से अगर इसको गर्म किया जा रहा है तो धीरे धीरे इसका एक सिरा जब गर्म होगा तो धीरे धीरे पीछे वाला जो सिरा होगा वो भी क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, चालन विधि से स्थानांतरित होती है, बिल्कुल सही है। आगे पढ़ेंगे दूसरा, विकिरण यानी कि रेडिएशन द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है जब वो हमारे पास तक पहुंचता है, ये किसी मीडियम से होकर नहीं गुजरता है, ना ही उसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है किसके माध्यम से होती है, रेडिएशन मेथड के द्वारा होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए पहला, चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आगे पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा। जैसे आपने जब सदिश राशियां और अदिश राशियां पढ़ी होंगी, तो सदिश राशियां क्या होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ उनके परिमाण वाले की कोई वैल्यू होती है उसकी आवश्यकता होती है। इनको कहा जाता है सदिश राशियां। क्या कहा जाता है, सदिश। और अदिश जो राशियां होती हैं इनमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। और सदिश राशि होगी तो इसका मतलब जब दिशा तो है तो परिमाण भी इसमें होगा कि नहीं होगा। तो परिमाण और दिशा दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, किसी क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। बिल्कुल, आपने कोई भी मैग्नेट देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। लेकिन जो आपकी क्षण चुंबक होती है, ठीक है, उसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर क्या करती है,
मूव करती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र हैं, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो आपके एक मैग्नेट रखा हुआ है, बंद वक्र, ये इस तरफ से जा रहा है, ये इस तरफ से जा रहा है, ये इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है, तो ये पूरा एक वक्र बन जाता है जो कि पूरी तरीके से कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, यानी कि बंद होता है। तो तीनों ही कथन आपके सही है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 11 नंबर है। देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास अंधेरे में देखने के लिए बेहतर दृष्टि होती है, बिल्कुल गलत है। उनकी आंखों की पुतलियां बहुत बड़ी होती हैं, बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। कौन सी वेव्स निकलती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। और उन्हीं के द्वारा जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उन तक सेंस करके पहुंचती हैं, तो इससे वो पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर उनको जाना है, कहाँ पर खाली जगह है और कहाँ पर खाली जगह नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन इधर है जी, केवल सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोमैटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन को परिभाषित करता है? क्रोमैटोग्राफी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पढ़ते हैं, आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है क्या। यह एक मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया है। क्रोमैटोग्राफी वर्ण लेखन मतलब कि जो आपने क्लास 12th में शायद देखा होगा क्रोमैटोग्राफी के बारे में, तो जो आपके कोई आपका मिश्रण है उनमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनके रंगों के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो यानी कि ये जो मिश्रण होता है आपका, उनके घटकों को अलग करने की प्रक्रिया है क्रोमैटोग्राफी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ेंगे, डाई में रंगों को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफिक, क्रोम CHROME, और क्रोम एक रूट वर्ड है किसका, रंग यानी कलर का, तो इससे आप रिप्रेजेंट समझ सकते हैं। तो यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। तीसरा पढ़िएंगे, इसका उपयोग तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, नहीं बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। तेल और पानी का मिश्रण इसके द्वारा अलग नहीं होता है, तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, पढ़िए जरा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोमैटोग्राफी वर्ण परिभाषित करता है? आई थिंक ये आपका रिपीटेड हो गया है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ही है ये। माना एक नेत्रिका की जो फोकल दूरी है, फोकल लेंथ, वो 2.5 सेंटीमीटर है, और आवर्धन गुणांक यानी मैग्निफिकेशन है वो 100 की एक दूरबीन के लिए अविदृश्य लेंस की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपने जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी आवर्धन क्षमता दी गई, आवर्धन गुणांक जिसको कहा जाता है एम, एम का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, अब जो लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंस लगा, उसकी फोकल दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकल दूरी जो होती है वस्तु की, उसको FO से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमको क्या करना, फाइंड करना है। और नेत्रिका जो होती है इसको FE से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई। ई का मतलब क्या होता है, आई, और ये होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि दूरबीन जो है आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये हमको फाइंड करना है। और जो नेत्रिका यानी फोकल लेंथ ऑफ आई, ये कितनी दी गई, 2.5 दी गई, यानी कि FE का जो मान दिया गया है वो 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और FO आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको सीधा सीधा सूत्र पता होता है कि आवर्धन गुणांक यानी m बराबर सूत्र क्या होता है, FO अपॉन FE। और FO का मान दिया गया, आपको फाइंड करना है। m का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। FO का मान आपको फाइंड करना है, और FE का मान दिया गया 2.5। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो FO का मान निकल के आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2.5, यानी कि 250 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? तो आपको मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो केवल और केवल FM बराबर FO अपॉन FE, ये फॉर्मूला याद करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। क्या है, देखते हैं। पहला क्या है, नर मधुमक्खी रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती है। तो पहली बात तो आपको ये देखना, नर, नर का मतलब क्या होता है, मेल, मेल मधुमक्खी होती है, रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती है। जी नहीं, जो नर नहीं होती, जबकि उड़ती कौन है, फीमेल उड़ती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्या है, निम्न दूसरा रीजन क्या है, कथन दिया गया दूसरा, मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उस समय जो सीजन चल रहा होता है, स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है, और उस समय क्या होता है, मधुमक्खियां अपने अंडा देना स्टार्ट कर देती है अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो जो बी वाला स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन केवल नर मधुमक्खियां रस की तलाश में फूलों के चारों उड़ती हैं, ये गलत है। तो आप इसमें देखेंगे ए आपका गलत है, बी आपका सही है, ऑप्शन डी ए गलत है
और बी सही है। आपको थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए क्या, कि जो मधुमक्खियां हैं वो कहाँ रहती हैं, छत्ते में रहती हैं। ये ईवीएस में जो आपका ईवीएस सेक्शन में है आपका फर्स्ट पेपर में, उसमें भी आपका थोड़ा बहुत ये काम आएगा। और जो मधुमक्खियां हैं ये अपने जो अंडे हैं वो कब से कब तक देती हैं, क्वेश्चन में देख लिया, अक्टूबर से दिसंबर तक देती हैं। और मधुमक्खियां चीनी की चाशनी खाना पसंद करती हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जहाँ मीठापन डला होता है वहाँ पे मधुमक्खियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और यहाँ पर जो मधुमक्खियां होती हैं ये कई प्रकार की होती है, सबका अपना अपना क्या होता है, काम होता है। थोड़ा इसका काम बताते हैं आपको। तो इसमें जो आपकी रानी मधुमक्खी होती है, ध्यान रखिएगा, रानी जो मधुमक्खी होती है ये क्या होता है, इसका काम होता है अंडे देने का। रानी जो मधुमक्खी होती है प्रत्येक में ये एक ही होती है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, अंडे देने का। और जो नर मधुमक्खी होती हैं ये केवल क्या होता है, इसमें कुछ ही नर होते हैं जो कि किसका काम करते हैं, श्रमिकों की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा आपका आता है कार्यकर्ता मधुमक्खी, जो केवल इस छत्ते में अधिकांश जो मधुमक्खियां होती हैं ये क्या करती हैं, छत्ता बनाने का काम करती हैं, रस की तलाश में क्या होती है, फूलों पर जाती हैं। तो ये कार्यकर्ता मधुमक्खियां होती हैं आपकी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका कौन सा था, ए गलत था, बी सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर, देखिएगा कौन सा था ये, आई थिंक 15 नंबर है ये। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया दी गई HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से। और NaOH आपका एक प्रकार का क्या है, क्षार है। ठीक है। और HCl एक प्रकार का क्या है, ये अम्ल है। और क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो निर्माण होता है लवण यानी कि साल्ट का। तो NaOH ने HCl से क्रिया की तो NaCl बना, नमक बना, और साथ में क्या निकला, पानी आपका बाहर निकला। तो दी गई जो रासायनिक अभिक्रिया है ये है क्या, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है ये पढ़िए, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अपचयन होता है। ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट गलत है। सोडियम का ऑक्सीडेशन कहीं पे नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। सोडियम का ऑक्सीकरण होता है और क्लोरीन का अपचयन होता है। बिल्कुल ये भी गलत है, कहीं पर ना तो इनका क्लोरीन आपकी खत्म हो रही है, ना तो ऑक्सीजन कहीं पे एक्स्ट्रा आ रही है। सोडियम और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, गलत है। इनमें से किसी का भी ऑक्सीकरण या उपचयन नहीं होता। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं पर इसमें ना तो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ना तो कोई चीज एक्स्ट्रा आ रही है, ना ही कोई चीज एक्स्ट्रा जा रही है। केवल और केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अम्ल और साथ साथ में कोई एक क्षार। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, यानी एसिड प्लस बेस मिक्स इक्वल टू सॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा क्या, कि इसमें ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना ही अपचयन हो रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आधे से ज्यादा हम लोग के क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पेपर 2 एग्जाम के लिए। ठीक है। पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कोशिका अंगक अंतःप्रदब्बी जो जालिका होती है इसका कार्य क्या होता है, यह कोशिका पर हमला करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देता है। अच्छा, मैचिंग करनी है आपको, क्या लिखा हुआ, मिलान। सबका अपना अपना काम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अपना काम होता है, लाइसोसोम का अपना काम होता है। तो देखो, कोशिका पर हमला करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना लाइसोसोम, ये इसका काम है लाइसोसोम का। और जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करते हैं, जो आपके छोटे छोटे वॉक्यूल्स होते हैं यानी कि जो रिक्तिकाएं होती हैं उनका निर्माण काम कौन करता है, आपका ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। और अंतःप्रदब्बी जो जालिका होती है इसका काम होता है प्रोटीन का संचालन करना। तो आप देख रहे हैं ए का 2 है, बी का 3, ए का 2 बी का 3। तो ऑप्शन में केवल आपका सेकंड दिख रहा है, ए का 2 बी का 3 सी का 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, देखिए, चंद्रमा की सतह पर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। कॉन्सेप्ट बाई क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले ही कह रखा है कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। चंद्रमा की सतह पर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद, अब आगे देखो पहले स्टेटमेंट चारों, सीधे उस बिंदु से नीचे गिरेगी जहां से वह छोड़ी गई थी, ये आपको बताना है। अगला क्या है, अंतरिक्ष में आपकी लटक जाएगी, और या फिर ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, सीधे ऊपर जाएगी या कभी भी वापस नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा कि आप चंद्रमा की सतह पर खड़े हैं। ठीक है। तो पहले आप जब गेंद फेंकेंगे तो सीधे उस बिंदु से नीचे गिरेगी जहां से वह, कि चंद्रमा की अपनी ग्रेविटी है, तो नीचे गिरने का सवाल नहीं है। जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर जाएगी ना, अंतरिक्ष में लटक जाएगी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि मून की अपनी ग्रेविटी है, भले ही कम ही क्यों ना हो। सीधे ऊपर जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी, ये भी कोई मतलब नहीं। ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, जैसे कि पृथ्वी पर होता है, क्योंकि बस इतना अंतर है कि पृथ्वी पे जो ग्रेविटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और जो मून पे होती है वो ग्रेविटी क्या होती है, पृथ्वी की तुलना में 1/6 होती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया और उसका रीजन दिया गया और आपको बताना है कौन सा सही है। सूत्रकणिका, एक्चुअली में जो सूत्रकणिका है आपको कंफ्यूजन कर सकता है, यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका ये हिंदी नाम है और इंग्लिश नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश ऑक्सीडेटिव उपापचय और एटीपी उत्पादन होता है, पावर हाउस ऑफ सेल है। इस प्रकार से इसे कोशिका की आत्मघाती बैग कहा जाता है। जी नहीं, अगर पावर हाउस है तो इसमें सेल्स बनेंगे ही क्यों, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला पढ़िएगा, सूत्रकणिका अवायवीय श्वसन का स्थल है। जी नहीं, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ सेल है, इसमें श्वसन से लेना संबंधी कोई चीजें नहीं घटती हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। तो लास्ट ऑप्शन पे चलेंगे, ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पढ़िएगा जरा ध्यान से, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तड़ित, तड़ित का मतलब होता है लाइटनिंग, जो आपकी बिजली चमकती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उसको बोलते हैं तड़ित। और गर्जन लगभग एक साथ होते हैं। आपको पूछना गलत, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो ये आपका क्लाउड है और एक आपका ये क्लाउड है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होते हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराएंगे तभी तो बिजली उत्पन्न होगी और तभी क्या होगा, इनकी आवाज आएगी। बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़िएगा, तड़ित के दौरान एक धात्विक शीर्ष वाली कार के अंदर रहना सुरक्षित नहीं है। कोई लॉजिक है, आगे बढ़ते हैं। आवेश स्थानांतरण केवल एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के अभिन्न गुणकों के रूप में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे नेगेटिव आयन होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयन होते हैं और टकराते हैं तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। ठीक है, लास्ट पढ़ेंगे, वायुमंडल में आवेश होता है, यानी कि जो एयर होती है उसमें आपका आवेश किस प्रकार से हो सकता है। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा एक अच्छा इसका अवस्था है पदार्थ की। इसमें क्या होता है, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं और हाई टेम्परेचर हो जाए, यानी उच्च तापमान, तो उच्च तापमान पर क्या होता है, जो गैस के अणु होते हैं वो आयनीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, आयनीकृत, यानी कि आयोनाइज्ड। तो यानी कि तब वायुमंडल में आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। पूछा आपसे कौन सा गलत है, तो यानी कि जो ऑप्शन सी है ये आपका गलत है, लेकिन अगर आंसर के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ऑप्शन सी ही हमारा सही है और बकाया ये आपकी गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इंपॉर्टेंट देखना, गलत की बात कही जा रही है, बाघ के बारे में कौन सा कथन गलत है, पढ़िए। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। सभी ने बाघ को देखा होगा, सही बात है। अपनी मूंछों की सहायता से यह अपने शिकार का पता लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मूंछों से ही इनको सेंसेशन मिल जाती है कि कहाँ पर कोई शिकार है। तो ए और बी दोनों ही सही है। आगे पढ़ेंगे, अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज्यादा हो जाती है। ये भैया कहाँ पढ़ा कि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा हो जाती है। इनकी हियरिंग पावर होती है, रोशनी से कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी अगले स्टेटमेंट, इसकी गर्जना 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। जी नहीं, आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ना, 5 किलोमीटर नहीं, ये डिस्टेंस होती है 3 किलोमीटर। जो आपका बाघ होता है इसकी गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखें कौन सा गलत पूछा गया है। तो गलत आपका सी भी है और आपका डी भी है, तो कौन सा ऑप्शन, सी पे आ जाइए, ऑप्शन सी एंड डी गलत है आपके। अब ये आपका जो कंटेंट वाला सेक्शन था, यानी 20 क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ा पैडागोजी का सेक्शन है, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट वाइज है आपका। देखो क्या है इसमें, विज्ञान में पाठ्यक्रम गतिविधि जैसे विज्ञान प्रदर्शनी क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या होता है कि किसके द्वारा सीखता है, कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं साइंस में, केवल और केवल जो अध्ययन का माध्यम होना चाहिए वो प्रैक्टिकल बेसिस पर होना चाहिए। अब खैर ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्या, उन मूल्यों को सिखाने के लिए जो विज्ञान में महत्वपूर्ण है, इसलिए विज्ञान प्रदर्शनी होनी चाहिए। देखने में तो ये भी सही लग रहा है, आगे पढ़ेंगे, जो ज्यादा सही होगा उसको प्रिपेयर करेंगे हम लोग। बच्चों में समाज और विज्ञान के बीच संबंध को एक निष्पक्ष समझ विकसित करने के लिए, ये ज्यादा सही लग रहा है। बच्चों को सामाजिकरण प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए, सोशलाइजेशन प्रोसेस, इसमें साइंस के पाठ्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी गलत है। विज्ञान के विकास को समझने के लिए, कि विज्ञान कैसे डेवलप कर रहा है, जी नहीं। एक्चुअली में जो हम साइंस पढ़ने का जो हमारा मेन मोटिव होता है कि हमारे आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं, ठीक है, तो और उससे सोसाइटी से क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में आपस में रिलेशन होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे के अंदर समाज और विज्ञान के बीच संबंध को, एक समझ को विकसित करने के लिए क्या विज्ञान प्रदर्शनी वगैरह, विज्ञान मेले वगैरह इनका जो है आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या है, शिक्षण विज्ञान के लिए कौन सा दृष्टिकोण ट्रांसमिशन दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन दृष्टिकोण क्या होता है, ये आपका होता है वर्णनात्मक दृष्टिकोण। कौन सा होता है, वर्णनात्मक, इसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी अप्रोच। क्या बोलते हैं,
एक्सपोजिटरी अप्रोच। ध्यान रखिएगा इस चीज को। वर्णनात्मक जो दृष्टिकोण होता है ये आपका जरूरी है किसके लिए, ट्रांसमिशन अप्रोच के लिए। जो आपका ट्रांसमिशन दृष्टिकोण है इसके लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपकी टीचिंग साइंस टीचिंग के लिए स्पेशली है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे आधुनिक शिक्षण पद्धति है। आधुनिक शिक्षण पद्धति, आप लोग साइंस का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसमें सोचने नहीं, प्रयोगशाला विधि तुरंत टिक करना है। प्रैक्टिकल मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, इसी का दूसरा नाम होता है आपका लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रयोगशाला विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान पाठचर्या में निम्न में से किसकी अनुशंसा की जाती है। मतलब कि कौन रिकमेंड किया, अनुशंसा का मतलब देखो, कभी कभी जब आपको हिंदी समझ में ना आए तुरंत आप क्या करो, इनकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे चला जाया करें, ठीक है। रिकमेंडेड तो क्या है, यहाँ पे पहला पढ़ेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर अवधारणाओं का शिक्षण अंतः विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाना चाहिए। अंतः विषयक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं टीचर के अपर प्राइमरी लेवल पर, वो क्या होता है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। जो आपका लिखा हुआ है अंतः विषयक दृष्टिकोण, इसको बोला जाता है इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्योंकि अंतर से जो आपका मन है वहां से समझ विकसित करना होना चाहिए, कि आप जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं तो पहला तो सही है। आगे पढ़ेंगे, बच्चों को हाथों से काम करते हुए परिचित अनुभवों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को सीखने में व्यस्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं बच्चे, तो बच्चों के जो पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं उनके द्वारा साइंस के कॉन्सेप्ट को जोड़ करके बच्चों को समझ विकसित की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के अलावा पर्यावरण के मुद्दों आदि को ज्ञात करने और चर्चा करने और बात करने के अवसर उत्पन्न करने चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपके सामने, देखिए ध्यान से। शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्य की वर्गीकी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो यहाँ पे देखो टैक्सोनॉमी की बात हो रही है। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बीएस ब्लूम। नाम सुना होगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी, आप लोगों ने साइकोलॉजी में, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, वैज्ञानिक सोच का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। वैज्ञानिक सोच की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग। किसकी बात हो रही है, साइंटिफिक थिंकिंग। और साइंटिफिक थिंकिंग जब होती है तो उसके पहले क्या होता है, आप हाइपोथेसिस पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। परिकल्पना होना बहुत जरूरी है, ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विज्ञान जांच की एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें क्या शामिल है। अवलोकन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग कि आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसमें कौन सा लॉजिक हमारा लग रहा है, ये ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया होती है। अनुमान की प्रक्रिया, अनुमान का मतलब क्या होता है, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंसेस, ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। माप की प्रक्रिया, यानी मेजरमेंट भी होता है पॉसिबल आपका किसमें, साइंस में। तो सारे के सारे कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, शिक्षण विज्ञान में बच्चे द्वारा सामना करने के कठिन क्षेत्रों को खोजने में कौन सा शिक्षण उपयोगी है। क्या, ध्यान से देखना, सामना करने के कठिन क्षेत्रों को खोजने में कौन सी जो आपकी लर्निंग साइंस है, या कौन सा आपका जो डिफिकल्ट जो आपका मेथड है उसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ पे समझो कि अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम से फेस हो रहा है, उसको बार बार वही समस्या पर क्या कर रही है, परेशान कर रही है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उस परेशानी को समझे एज ए टीचर। जैसे आप टीचर हैं तो उस परेशानी को पहले क्या करेंगे, समझेंगे। और समझने के बाद उस जो आपकी परेशानी हो रही है उनके क्या करेंगे, रीजंस का पता करेंगे दोस्तों से, परिवार वालों से। और रीजन का पता करने के बाद पूरी समस्या को डायग्नोस करेंगे। क्या करेंगे भैया, डायग्नोस करेंगे। और डायग्नोस करने के बाद उसका आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको डायग्नोस्टिक क्या कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायग्नोस्टिक को हिंदी में कहा जाता है नैदानिक शिक्षण। निदान कर रहे हैं आप समस्या का बच्चे का। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास निम्न में से किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। किसका निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निर्माण की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, साइंटिफिक एटीट्यूड की बात हो रही है, साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है विज्ञान के शिक्षण के द्वारा, उन्हें स्वीकार करने के लिए कहकर, बड़ों की बात को स्वीकार करके, जांच और सत्यापन के बाद ही तथ्यों को स्वीकार करके। ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो आप किसी के द्वारा कही गई बातों को एज इट इज नहीं मानना है, आपको पहले क्या करना है, उनको वेरीफाई करना है।
वेरीफाई करने के बाद आप मतलब पूरा सत्यापन कर लेंगे, उसके बाद एग्जामाइन कर लेंगे, तब आप जाकर के कहीं उस चीज को सत्य मानेंगे। तो ऑप्शन डी है, वेरिफिकेशन एंड एग्जामाइनिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है इस पेपर सेट का वो क्या है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि, किस विधि की बात हो रही है यहाँ पे, परियोजना विधि। परियोजना विधि को कहा जाता है इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड, को अपनाने का कारण क्या है, यह याद रखने में सहायक होता है, लर्निंग तो दूर ही रहो, यह प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन करता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। ये सही है आपका कुछ हद तक, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हेल्प करता है कि जो आप बना रहे हैं उनका क्या प्रोजेक्ट रहेगा, किस प्रकार से आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, बच्चों को यह विधि पसंद है, कोई मतलब उपयुक्त सभी, ये भी क्योंकि दो गलत हो गए तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ये आपका जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट था इसके पूरे 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा और इस तरीके से डेली हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपना जो सीटेट एग्जाम है उनके कॉन्सेप्ट को समझ करके आप ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से आएंगे तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें और किन किन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसका फॉर्मेशन आपके सामने दिया ही गया है। तो आगे से जो अगली वीडियो आएगी वो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।